Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि डिटेल में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और ईएमएफ इक्वेशन बताना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो जैसे कि आपने याद होगा, आपको घर में किसी स्टेबलाइजर में हम छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और जो हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो भी किसी ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आ रही है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर से भी आती है, कभी कभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से भी आती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर में होता क्या है। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें सबसे पहला क्या होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ थिन शीट्स ऑफ द हाई ग्रेड सिलिकॉन। These lamination are provided in transformer to reduce eddy current losses. तो हमारे पास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और जो कोर जो होता है ट्रांसफार्मर का वो थिन शीट से बना होता है सिलिकॉन के। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि कोर जो बनाते हैं ट्रांसफार्मर का वो छोटे थिन शीट काट लेते हैं। जैसे कोई भी हम सॉलिड बना रहे हैं उसको हमने क्या किया कि पतले पतले थिन शीट्स में हमने काट लिया और उसको हम एक जगह स्टैक कर दिया, यानी एक के ऊपर एक कर दिया। ठीक है, इस थिन जो थिन शीट होता है वो सिलिकॉन का होता है। ठीक है, तो हम इस थिन शीट को काट के लेमिनेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? तो रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, और जो सिलिकॉन स्टील है यानी इस मटेरियल के कारण क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब क्या है कि जो हमने लेमिनेशन हमने किया है वो इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय हीट रेजिस्टेंस इनेमल कोटिंग। ठीक है, अब जो हमने लेमिनेशन किया है उस थिन शीट्स का वो आपस में आइसोलेटेड यानी इंसुलेटेड होते हैं ताकि वो आपस में वो ना कर सकें, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट ना हो सके। ये हम कैसे करते हैं कि हम हीट रेजिस्टेंट इनेमल कोटिंग या फिर वार्निश का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इस केस में अब है कि जो लेमिनेशन होता है वो एल टाइप का भी होता है, ई टाइप का भी होता है। जो एल टाइप वो एक ई शेप होता है, मतलब एल टाइप एक शेप हुआ, ई टाइप एक शेप हुआ, जिसमें हमने क्या किया कि उस थिन शीट्स को हमने उस शेप में स्टैक किया, मतलब एक के ऊपर ई के शेप में हमने एक के ऊपर एक डाल के एक कोर बनाया बड़ा सा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। या तो हम कोर टाइप में करते हैं या तो हम शेल टाइप में करते हैं। तो कोर टाइप का, शेल टाइप का, दोनों का कंस्ट्रक्शन आपस में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो इन द कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल लेग्स और लिम्स विद हॉरिजॉन्टल सेक्शंस कॉल्ड योक्स। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमारा ये जो हम देख रहे हैं स्क्वायर पार्ट, ये स्क्वायर पार्ट ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल पार्ट अलग होता है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट अलग होगा, ये हमारा वर्टिकल पार्ट होगा, ये हमारा वर्टिकल पार्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा एक वर्टिकल लिम्ब है, ये वाला लिम्ब और ये लिम्ब है। इसके अराउंड हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एलवी जहाँ शो कर रहा है वो लो वोल्टेज की वाइंडिंग है, एचवी यानी हाई वोल्ट की वाइंडिंग है। ये इसके अराउंड घूमता है, यानी आपने यहाँ से शुरू किया वाइंडिंग, इसको गोल गोल ऐसे घुमाया इस वाइंडिंग को ऐसे। ठीक है, ये एलवी वाइंडिंग हो गया, इसी के ऊपर हमने एचवी वाइंडिंग की। ठीक है, तो ये हमारा ये वाइंडिंग का टाइप है, यानी इस वाइंडिंग पे भी हमने ऐसे किया, इस वाइंडिंग पे भी ऐसे किया। ठीक है, इस और इस जो हॉरिजॉन्टल है ये हमें बोलते हैं इसको योक। योक क्या करता है कि हमें फ्लक्स को पास करने का एक पाथ देता है, इसका लो रिएक्टेंस पाथ देता है वो। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज गौर की होगी, जो वाइंडिंग जो है वो ये जो हमारा जो वर्टिकल जो लेग है उसके बाहर है, लेकिन शेल टाइप में उल्टा होता है। चलो हम देखते हैं कैसे होता है। In the shell type of transformer, both the primary and secondary winding are wounded on the central limb, and the low reactance path is completed by the outer limbs. Each winding is subdivided into sections, low voltage and high voltage. Subsections are alternatively placed in the form of sandwich. That is why this winding is called sandwich or disc winding. ठीक है,
इसमें क्या होता है कि जो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेंट्रल लिंब के ऊपर ही हमें वाइंड करते हैं, ठीक है। और जो लो रिएक्टेंस पाथ होता है आउटर लिंब का वो प्रोवाइड करेगा फ्लक्स पाथ, ठीक है। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का जो सेक्शंस होते हैं वो हम आपस में अल्टरनेटिवली पेश करते रहते हैं, जैसे कि आपको फिगर देख के क्लियर होगा, ठीक है। पहले हमने लो वाइंडिंग का वाइंडिंग रखा, फिर HP का वाइंडिंग रखा, फिर LV, फिर HV, ऐसे करते करते इसमें अल्टरनेटिवली हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। इसमें ये रहा आपका सेंट्रल लिंब, इसके, ठीक है, और सेंट्रल लिंब, और ये भी वर्टिकल लेग है, ये भी एक वर्टिकल लेग है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस वर्टिकल लेग के अंदर है ये वाइंडिंग्स, ठीक है, यानी आयरन कवर कर रहा है कॉपर को, इसमें क्या कर रहा है, कॉपर कवर कर रहा है आयरन को, इसमें उल्टा है, ठीक है। और इसमें हमने फिर फ्लक्स का पाथ, जैसे ही हम इसमें करंट देंगे फिर फ्लक्स जनरेट होगा, ये कहाँ से पास होगा, योग से पास होगा। जैसे आप फ्लक्स का पाथ देख रहे हो कि आपस में डिवाइड हुआ 5/2 ऐसे करके डिवाइड हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन between two or more windings is responsible for transformation action in an electrical transformer। क्या होता है कि ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ये हमेशा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होगा, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन होगा बिटवीन द टू वाइंडिंग्स। म्यूचुअल इंडक्शन किसका होगा, फ्लक्स का होगा। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स, सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स में आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, जिससे कि हम आराम से प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में पावर को ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर इन वन सर्किट टू अनदर सर्किट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। इसमें यह बात गौर करने वाली है कि ट्रांसफार्मर में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यानी जो इनपुट साइड में जो फ्रीक्वेंसी होगा वही इक्वल टू होगा आउटपुट साइड का फ्रीक्वेंसी पे। ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रोटेटिंग डिवाइस मतलब जो रोटेटिंग, जैसे कि मोटर, जनरेटर, तो ये स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स इन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। आप समझ गए। अब है कि प्राइमरी वाइंडिंग, व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई, द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक सर्किट फील्ड बिल्ड्स अप। दिस कंडीशन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द फ्लो ऑफ करंट इज एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हमने इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया प्राइमरी वाइंडिंग को। तो जैसे ही हमने AC सप्लाई से कनेक्ट किया तो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, किसमें फ्लो होगा, वाइंडिंग्स में फ्लो होगा। जब करंट वाइंडिंग्स में फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फिर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि करंट के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, ड्यू टू द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब क्या होगा कि एज द करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, ये जो करंट है ये इंक्रीज करता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू किसी केस में मतलब तब जब हम लोड को बढ़ा रहे होते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस ये आप समझ लीजिए अभी के लिए कि करंट भी इंक्रीज करता है जब आपका लोड बढ़ता है, ठीक है। और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथेंस एंड इज गिवन बाय d∅dt, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है करंट जब बढ़ेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d∅dt से, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक magnet forms the magnetic field lines with the force and expands outward from the coil, forming a path of magnetic flux. The turn of the both windings get linked by this magnetic flux, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो this electromagnetic forms, electromagnet आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्या होता है कि हमने वाइंडिंग्स को किसी भी कंडक्टर के ऊपर हमने उसको वाइंडिंग कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के ऊपर हमने वाइंडिंग कर दी, उसमें सप्लाई हमने दिया, जिसके कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिससे कि वो जो इंसुलेटर है वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करता है वाइंडिंग की वजह से, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वैसे ही ये भी एक वाइंडिंग में आपने क्या किया, करंट प्रोड्यूस किया, जिसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। अब दोनों का टर्न्स ऑफ बोथ वाइंडिंग गेट्स लिंक्ड बाय दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होता है, ये जो वाइंडिंग में जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग को भी और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में दोनों में लिंक हो जाता है, यानी वही सेम फ्लक्स प्राइमरी में भी है और सेकेंडरी में भी है, और वो एक लूप बना लेता है, सर्कुलर लूप, ठीक है।
इसमें फिर एक मेन बात है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द कोर डिपेंड्स अपॉन द टर्न्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग एंड अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेट होगा कोर में वो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग एंड द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब जितना हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बढ़ेगा उतना ही करंट भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आते हैं हम ईएमएफ इक्वेशन की ओर पे। ठीक है, तो प्राइमरी साइड को हमने कर दिया, कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग सोर्स, हैंस द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज साइनसॉइडल। तो हमारे पास जितने सोर्सेज होते हैं, यानी आपके पास जो घर में एसी सोर्स आ रहा है, तो हम वोल्टेज भी साइनसॉइडल होता है, करंट भी साइनसॉइडल होता है, तो फ्लक्स जो करंट की वजह से जो जनरेट होगा वो भी साइनसॉइडल होगा। ठीक है, द फ्लक्स जनरेटेड करंट इज आल्सो साइनसॉइडल। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी से। ठीक है, जैसे हम v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी करते हैं, वैसे फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी रिटन एज E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस साइन कहाँ से आता होगा आपको शायद कहीं याद हो, ये माइनस साइन लेंस लॉ की वजह से आता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा होता है। ठीक है, अब E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये क्या है, t क्या है, टर्न्स है। ठीक है, तो माइनस ये हमने फिर इसको कांस्टेंट है, टर्न्स तो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको हमने बाहर निकाला माइनस टी इंटू, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है ये, किसी भी कितना हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिया। वैसे हम जब हम इक्वेशन किसी भी आइडियल कंडीशन फॉलो करते हैं तो हम t को 1 मान के सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें चलो ठीक है, t हमने ले लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस टी इंटू डी फाई बाई टी। तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई क्या है, फंक्शन किसका है, फाई एम साइन ओमेगा टी का। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आया, माइनस टी ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। क्योंकि साइन ओमेगा टी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी तो इसमें वो है, वेरिएबल है, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको हमने सिंपली लिखना है, सिंपली मतलब साइन के फॉर्म में ही चाहते हैं कि हम लिखें, लेकिन हम जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, वही सेम चीज है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन क्या होता है, हम इसको माइनस साइन भी हटाना है, तो उसके लिए हम लिख दिया चलो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इधर का इधर माइनस हो जाता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्म आ गया इक्वेशन का, E इक्वल टू ये है ईएमएफ जनरेटेड इन द प्राइमरी वाइंडिंग या फिर इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो भी हमने अप्लाई किया है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियन है, रेडियन पर सेकेंड पे है, इसकी वैल्यू है 2 पाई एफ, फाई एम क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स जनरेटेड इन दैट वाइंडिंग। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब we can see that there is a negative sign in the above equation, it will be modified like, हम इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब एक जो बात है यहाँ पे आप थोड़ा एक बार सोच सकते हो कि जो फाई जो है वो क्या है, फाई इक्वल टू फाई साइन ओमेगा टी, और ई क्या है, ई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब आप थोड़ा सोचो कि जो ओमेगा टी है इसमें फेज डिफरेंस 0 है और ये पाई बाई टू, यानी जो वोल्टेज आप जनरेट हो रहा है वो 90 डिग्री पीछे है फ्लक्स के जनरेशन से, है ना। काफी अच्छी बात है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जैसे मान लीजिए चलिए कि आप t इक्वल टू 0 पे आपने कुछ फ्लक्स दिया, उसके 90 डिग्री के बाद, यानी जब वो कर्व 90 डिग्री क्रॉस कर गया तब जाके वोल्टेज जनरेशन हुआ। ठीक है, इसलिए हमेशा ये फंडामेंटल है कि हमेशा किसी भी सर्किट में अगर आप जो फ्लक्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसके हमेशा जो वोल्टेज होगा वो पाई बाई टू लैग ही करेगा। ठीक है, तो हमने अब इसकी जनरल इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन 2 में बी रिटन एज E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब वेयर ई एम इक्वल टू टी इंटू ओमेगा फाई एम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर अ साइन वेव, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय ई आरएमएस इक्वल्स टू ई एम अपॉन रूट 2। तो आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम रूट 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, टी इंटू ओमेगा इंटू फाई एम अपॉन रूट 2, और वेयर ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, एफ क्या है हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी। तो हमारा लास्ट में इक्वेशन आ गई हमारी, क्या आ गई, E इक्वल्स टू 4.44 फाई एम एफ इंटू टी। ये 4.44 कैसे आया होगा, ये 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया रूट 2 से, तो ये 4.44 आ गया। इसको ये जो इक्वेशन है ये इसको याद रखने वाली चीज है। कभी कभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे आते हैं डायरेक्ट,
जिसमें आप एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको ये याद रहो कि इक्वल टू 4.44 phi m ft होता है। ठीक है, phi m क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, t क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, वैसे जनरल इक्वेशन जो होती है EMF इंड्यूस्ड पर टर्न होनी चाहिए। ठीक है, E होना चाहिए इक्वल्स टू 4.44 phi m इंटू f। ठीक है, मतलब पर टर्न आपने इतना इंड्यूस्ड EMF करवाया है, उसको आप जितना उसमें मान चलिए प्राइमरी वाइंडिंग में आपका 100 टर्न है तो 100 टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई है, उतना प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज का जनरेशन हुआ। ठीक है, And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.